एचिक्स गॉन पार्टनर्स के फाउंडर तुषार प्रधान। तुषार प्रधान जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ITN हाउस स्वदेश पर। सर, अगर हम ग्लोबल मार्केट से तुलना करें तो भारतीय बाजार ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी ईयर टू डेट लगभग 8 से 9% नीचे है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 8% ऊपर है। निकेई की बात करें तो ईयर टू डेट 20% अप है। अगर हम कॉस्पी की बात करें, कोरिया के बेंचमार्क की, तो 40% ऊपर है। तो दुनिया भर के बाजारों में सबसे ज्यादा हमने वीकनेस झेली है और हम ये कहते हैं कि नहीं, क्रूड एक बड़ी गिरावट की वजह रही है। सर, मान लीजिए कि अगर ये स्थितियां सॉल्व हो जाती हैं, अगर युद्ध वगैरह रुक जाता है, तो क्या आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में बाजार पलटी मारेगा? ऑलरेडी हम सेकेंड हाफ में आ गए हैं। कितनी रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं और बाजार की दिशा यहां से आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि बाजार में पलटी जरूर आएगी, दो चीजों को लेके। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पिछले 2 साल तक हमने देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, US लार्जली और यूरोप एज वेल एज साउथ कोरिया, ताइवान हैव ग्रोन एज मार्केट्स विच वी हैव नॉट सीन बिफोर। मतलब इतनी इन सारी मार्केट्स में हमने बढ़ोतरी देखी है। ये चलते कि यहाँ पर AI की ट्रेड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स खेल रहे हैं। एक जो आगे का दौर आएगा, मेरे ख्याल से AI उसमें बहुत ज़्यादातर प्रभावी रहेगा। जैसे कि हम बिजनेस करते हैं इंडस्ट्री में वगैरह, तो उसको लेके जो AI चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हाइपर स्केलर्स हैं, जो चिप्स खरीद के वो डिप्लॉय करने में जुटे हुए हैं, इन सारी कंपनियों में हमने बहुत ज्यादा मार्केट कैप की एडिशन देखी। और इसके कारण ये सारी जो बाकी की मार्केट्स जो आपने जिक्र किया जिसका, वो चलते रही। अब भारत में AI ट्रेड बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब रहा कि पूरी जो दुनिया की फोकस रही है इस 2 साल के दौरान में, उसके लिए हमारे पास कोई ऑफर करने के लिए कोई कंपनी ना रही, ना हमारा मार्केट AI ओरिएंटेड है। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा है, जैसे कि पिछले साल फरवरी से लेके यूक्रेन रशिया और इस साल फरवरी को लेके ही ये ईरान और US का जो दौर चला था, इसके कारण हमारे देश की जो इंपोर्टेड ऑयल से लेके जो वल्नरेबिलिटी है, वो काफी सामने आने के बाद हमारी मार्केट की वैल्यूएशन और ये वल्नरेबिलिटी देखने के बाद मार्केट में बहुत घटौती हुई। और ये दोनों अगर चीजें एक साथ मिलें तो मेरे ख्याल से अगर पीछे देखें तो ये काफी स्वाभाविक सा आउटकम लग रहा है। अब पलटी करने की बात इसको लेके है कि हमारी मार्केट अब पिछले 2 सालों से कंपैरिजन में काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करी है। और जहां तक AI का सवाल है, अब सवाल ये उठ रहा है कि शायद AI की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एवरेज के ऊपर चल रही है और शायद वहां पर थोड़ा घटौती का मामला हो सकता है। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये भी देख रहे हैं कि डिवर्सिफाई कहाँ करें। ये कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेड जो AI का हो चुका है, उसका डिवर्सिफिकेशन ढूंढने के लिए शायद एक कंट्री जो उनको शायद सामने आए वो भारत है। मेरे ख्याल से 2 या 3 चीजें। और जैसे कि आपने कहा, तेल का दाम अगर नीचे आ जाता है तो भारत की जो वल्नरेबिलिटी है वो कम दिखते नजर इन्वेस्टर्स की नजर जरूर इंडिया पे आएगी। और मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर अच्छी खासी रही तो मार्केट पलटी करने के लिए काफी देर तक हमको रुकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, आपके मुंह में घी शक्कर कि अर्निंग ग्रोथ अगर अच्छी रही तो मार्केट पलटी मारेगा। और उम्मीद करके ये भी चलेंगे कि AI रिवर्स ट्रेड का भी बेनिफिट भारतीय बाजारों को मिले। सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि एक समय था कि जब ये कहा जाता था कि आप स्टॉक्स खरीदिए, बढ़िया ब्लू चिप्स ले लीजिए, बड़ी कंपनीज के शेयर ले लीजिए और बिल्कुल भूल जाइए 5 साल 10 साल के लिए। ना तो ये समय वो रहा, क्योंकि अगर हम पोर्टफोलियो की समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं कहां कहां पर कितने लॉसेज हो जाएंगे, पता नहीं। दूसरी चीज ये रही कि जनरेशन चेंज हो गया है। वो पेशेंस भी नहीं रहा है कि अब लेके कोई 5 साल तक बिल्कुल वेट करता रहे रिटर्न बनने के लिए। और जो निफ्टी के कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं
जिनमें कोई अगर बहुत समय भी दिया होगा ना तो पैसे बने नहीं। मिसाल के तौर पर एचडीएफसी बैंक हो गया, दिग्गज हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया कंजम्पशन में, और भी कई सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे लार्ज कैप स्पेस में। तो क्या थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है? और जो हम एक्स्ट्रा कॉशियस रहते थे मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर, क्या वहां पर एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अच्छी कंपनियां और अच्छा स्टॉक परफॉर्मेंस एक साथ शायद ही कभी एक साथ चलते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब एक कंपनी अच्छी ऑपरेशंस दिखाती है और सालों ऐसा परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते उसको ब्लू चिप कहा जाता है, जब भी कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत एस्टिमेटेड है, उनकी बिजनेस में भी काफी स्ट्रेंथ है, ऐसा जब समझने लगते हैं तो उसकी वैल्यूएशन में ज्यादातर बढ़ोतरी होती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो अर्निंग्स हम ट्रेड करते हैं जिसकी कि समझिए 100 करोड़ किसी कंपनी ने कमाया, मगर 100 करोड़ अगर इन बुल जिसको हम ब्लू चिप्स कहेंगे उन्होंने कमाया, तो उस 100 करोड़ की कीमत हम ज्यादा देते हैं मल्टीपल में। समझिए 70 गुना मल्टीपल अगर दे दें तो 100 करोड़ की जो आपकी मुनाफा है वो आपको उतनी ज्यादा मार्केट कैप देगा। मगर दूसरी कोई कंपनी है जिसकी ब्लू चिप अभी तक लेवल नहीं लगी है, वहां उसके 100 करोड़ की मल्टीपल शायद 10, 15 या 20 देंगे। इसका मतलब आपको समझ में आया कि वैल्यूएशन का खेल है, कंपनी की रोबस्टनेस एक तरफ मगर पॉपुलैरिटी एक तरफ। तो हमने देखा कि पिछले 2 साल 20 साल से, समझिए आपने जैसे कंपनियों का जिक्र किया, उन्होंने लगातार ग्रोथ देके अपना एक ब्लू चिप नाम कमाया और उनकी मल्टीपल बढ़ती गई। अगर आप समझते हैं कि इन कंपनियों की मल्टीपल 70-80 के आगे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना निवेशक को सतर्क रहना चाहिए कि उसी लेवल की अर्निंग्स अगर ना आए और अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे तो ये वैल्यूएशन मल्टीपल कम होते जाता है। और मेरे ख्याल से यही हमने पिछले 5-7 सालों में देखा कि ये जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी वैल्यूएशन में आ चुकी थी। अब जाके देखना है कि जहां पर पॉपुलैरिटी नहीं है और ग्रोथ की संभावना है, उसी एरियाज में हमें फोकस करना है। और ज्यादातर हमने देखा है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो सक्सेसफुल यहां से हो सकती है। अब आज किसी ने बताया नहीं कि कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होने वाली है, मगर उस तरफ अगर हमने रोक दिया तो ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से कोई ऐसी कंपनी ब्लू चिप बने। और ये जो हमने राइड देखी कि बाकी पिछले 20 सालों में जो कंपनियों ने अपने आप को ब्लू चिप बनाया और जो पैसा शेयर होल्डर्स के लिए उन्होंने कमाया, शायद इन्हीं कंपनियों से आगे मिल सकता है। दूसरी बात ऐसी भी है कि ये ब्लू चिप्स कंपनियां कभी कभी उनकी मल्टीपल गिर जाती है और शायद वो एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, क्योंकि कंपनी में कोई खोट नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज हमें अलग अलग से देखनी चाहिए। नहीं सर, बात तो बिल्कुल सही है। अब जिसका कंफर्ट जैसे अलाउ करे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि अगर हम निफ्टी के 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो 50% के आसपास का है, और निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो लगभग 125% के आसपास के हैं। बट ये बात भी बिल्कुल जायज़ है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन वहां पर है, तो वो कह सकते हैं कि प्रीमियम आपको थोड़ा सा मिल जाता है रिस्क वाला। तुषार सर, फिर अगर अभी के हिसाब से मान लीजिए एक बीच का रास्ता अपनाना हो, ना तो बहुत ज्यादा जोखिम ना तो बहुत ज्यादा सेफ, तो आपको कौन से एरियाज काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं अगर किसी को पैसे डिप्लॉय कर रहे हो तो? देखिए, भारत जैसी कंट्री में आज अगर आप 5 या 10 साल आगे की सोचें तो हमारी इकोनॉमी बढ़ने में जिस सेक्टर की सहायता मिल जाती है, मेरे ख्याल से वहां ज्यादातर इंटरेस्ट होना चाहिए। अब देखिए, भारत ऐसा भी देश है जहां पर बहुत डाइवर्सिटी है कंपनियों में। जब आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट्स देखते हैं तो काफी मोनोटोनल या 2 या 3 बड़े बड़े सेक्टर से कंसंट्रेटेड होती हैं, मगर भारत जैसे देश में काफी सारा चॉइस आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ 1 या 2 सेक्टर वाली बात नहीं है, मगर ऐसा सोचे कि अगर अगले 5 या 10 साल में हमारा देश, हमारी जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है, उसके कंट्रीब्यूटर्स कहाँ से आएंगे। और मेरे ख्याल से अब देखते जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग है,
कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पेनिट्रेशन अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत कम है। कंजम्पशन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए, इंडस्ट्रियल जो कंपनी हम समझते हैं, मशीनरी, ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमारे देश में अगले 5 या 10 सालों में बहुत ज्यादातर ग्रोथ होने की संभावना रखते हैं। डिफेंस सेक्टर एज वन, और कंपोनेंट्स और डिफेंस, मतलब जब आप ऑटोमोबाइल भी ब्रेक डाउन करते हैं तो एक तो ही कार, उसकी कंजम्पशन तो बढ़नी है आपको, मगर जो ऑटो कंपोनेंट्स जो नए नए आने वाले हैं और नई नई कंपनियां जो वो नए कंपोनेंट्स बनाती हैं, शायद उसी पे भी निवेशकों का रुख होना चाहिए, क्योंकि हमको चॉइस बहुत ज्यादा है। बस उसी को लेके मैं आपका प्रश्न उत्तर देता हूं कि फोकस करने की बात इस चीज को है कि ज्यादातर जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स कहां पर है, कौन सी सेक्टर्स में है, और उनमें से जो अभी तक उभर नहीं आए हैं, ऊपर से दिख नहीं रहे हैं, जो पॉपुलर स्टॉक्स है, उनमें अगर कोशिश करें रिसर्च करने के बाद, तो मेरे ख्याल से आपको विनर्स वहां मिलेंगे। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड विनर्स हैं, जो ऑलरेडी वेल नोन कंपनीज हैं, उसमें ज्यादातर रेट ऑफ रिटर्न आपको इन कंपनियों से कम मिल सकता है, मगर दोनों में बैलेंस रखने की जरूरत है। आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए पोर्टफोलियो में, तो सारी जो वेल नोन कंपनीज है उनको रिप्रेजेंट जरूर करें पोर्टफोलियो में, मगर थोड़ा रिसर्च लगा के इन सारी छोटी या मीडियम साइज कंपनियों में इन्वेस्ट जरूर करें, जिनकी पोटेंशियल रिटर्न इन सारी वेल नोन कंपनियों से कहीं ज्यादा होगा, मगर इसमें रिस्क और जोखिम जैसा कहता है उन कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मगर आपने अगर रिसर्च किया है, आपको उनकी ग्रोथ में कॉन्फिडेंस है, तो मेरे ख्याल से वो रिस्क भी अपने आप के लिए हम कम कर सकते हैं अपने आप के रिसर्च के, और ऐसा कोई पोर्टफोलियो जरूर बना सकते हैं। ठीक है तुषार सर, बहुत ही आपने बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया और सामने रखा, और हमारे दर्शकों की स्ट्रैटेजी बनाने में आपने आज के सत्र में मदद की। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी और बाजार पर आगे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए शो